स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू यूनिवर्सिटी का जो एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पांचवा पेपर है, दैट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट का पांचवा पेपर है बीएमबी 205। ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर 2025 में आया हुआ जो क्वेश्चन पेपर है इसका सॉल्यूशन हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड इस सीरीज में आज मेरा दूसरा लेक्चर है। ओएम का एक्चुअली क्वेश्चन पेपर तो आपने देखा होगा, काफी लेंदी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने ओएम इसी सब्जेक्ट का एक पार्ट में अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने सेक्शन ए के जो 7 क्वेश्चन आते हैं वो डिटेल में उनका सॉल्यूशन डिस्कस किया है। आज हम लोग उसके आगे पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग सेक्शन बी से शुरू करेंगे। ठीक है, तो पिछला लेक्चर भी जरूर देखिएगा। ओके, और एक बात और है, अगर आपको एमबीए सेकेंड सेमेस्टर का पूरा कंटेंट चाहिए, जैसे इस बार एमबीए सेकेंड सेमेस्टर में आपको 8 डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट का जो पूरा कंटेंट है, कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन के साथ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन। तो आपको अगर ये पूरा कंटेंट चाहिए तो वो भी आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरा कंटेंट आपको कहाँ मिल जाएगा। ओके, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा एंड लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके ही जरूर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन पेपर, पिछले लेक्चर में भी दिखाया था। ये क्वेश्चन पेपर है ऑपरेशन मैनेजमेंट का 2025 का आया हुआ है। सेक्शन ए 7 क्वेश्चन होते हैं, 2-2 नंबर के, 14 नंबर का। सेक्शन बी जहां आज हम जो डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चन होते हैं, 3 क्वेश्चन इसमें करने होते हैं। ठीक है, एंड इसमें इस तरीके से होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का होगा, सेकंड क्वेश्चन यूनिट 2 से होगा, थर्ड क्वेश्चन यूनिट 3 से होगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग होता है। सेक्शन सी में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, एक करना होता है। जैसे थर्ड क्वेश्चन है 2 पार्ट है, एक करना होगा। फोर्थ है 2 पार्ट है, एक करना होगा। इस तरीके से पूरा पैटर्न होता है। ठीक है, तो सेक्शन ए में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ इसी वीडियो का पार्ट 1 जो था उसमें। आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, आज हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दिस इज सेक्शन बी। ये 5 क्वेश्चन है, इसमें से आपको 3 करने होते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का आया हुआ है एंड हर क्वेश्चन 7 नंबर का है, तो आपको डिटेल में इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो ये है कि एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फॉर्म। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर, स्कोप आपको बताना है एंड हाउ इज इट रिलेवेंट इन मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आज के मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये किस तरीके से रेलेवेंट है, फॉर्म, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आपको बताना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए, तो सबसे पहले तो इसमें आपको एक्सप्लेन करना होगा, हमारे सब्जेक्ट का नाम वही है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। एक्चुअली यही सब्जेक्ट का पहले नाम होता था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, अब इसको केवल ऑपरेशन मैनेजमेंट कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज फॉर्म, ये फॉर्म है क्या, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इसका नेचर, इसका स्कोप, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस, ये सब आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल में आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फॉर्म, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखिए इसके साथ ये वर्ड जुड़ गया है, एक सेकेंड पेन ले लेती हूँ। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, देखिए दिस इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्ड ऐड हो गया है क्या, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, लेकिन किसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, किसके रिगार्डिंग कंट्रोलिंग करना, तो रिलेटेड विद प्रोडक्शन एंड रिलेटेड विद ऑपरेशन। तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट बेसिकली है क्या, इट रिफर्स टू द planning, organizing, directing and controlling of activities which is involved in the creation of goods and services. ठीक है, गुड्स को प्रोडक्शन करना, गुड्स का प्रोडक्शन करना, गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विस रेंडर करना, इससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, दिस इज कॉल्ड फॉर्म। इसी को फॉर्म कहते हैं, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट मतलब, देखिए मैनेजमेंट मतलब होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, लेकिन किसको, प्रोडक्शन को एंड ऑपरेशन को, यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। जब सर्विस रेंडर की जा रही है, गुड्स का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो किसके कैसे प्लानिंग करे, कैसे डायरेक्टिंग करे, कंट्रोलिंग करे, दिस इज ऑल अबाउट फॉर्म। यही पूरा फॉर्म में हम पढ़ते हैं।
ठीक है, तो दिस इज प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोडक्शन बेसिकली किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेंजिबल गुड्स। प्रोडक्शन में टेंजिबल गुड्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, प्रोडक्शन इज रिलेटेड विद दिस। जबकि ऑपरेशन में क्या है, ऑपरेशंस में दोनों चीजें आती हैं। ऑपरेशंस में हम गुड्स की भी बात करते हैं, सर्विसेज भी तो रेंडर की जाती है, सर्विसेज भी तो डिलीवर की जाती है, तो सर्विसेज की भी बात करते हैं। ठीक है, तो वही है ऑपरेशन क्या है, इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, इसीलिए इस सब्जेक्ट का पहले नाम था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। ठीक है, फिर क्योंकि ऑपरेशंस में दोनों ही चीजें आती है, ऑपरेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसमें दोनों चीजें आती हैं, इसलिए प्रोडक्शन टर्म को हटा दिया गया। अब पेपर का नाम है ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आते हैं। ठीक है, तो फॉर्म का मेन पर्पस क्या है, हाउ द इनपुट इज कन्वर्टेड इनटू आउटपुट इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ये जो सब्जेक्ट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये इंश्योर करता है कि जो भी इनपुट है, इनपुट मतलब मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ठीक है, जो भी इनपुट डाला जा रहा है वो किस तरीके से इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली आउटपुट में यानी गुड्स या सर्विसेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करना, इनके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, यही हम फॉर्म में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फॉर्म, दिस इज अबाउट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। अब इसके नेचर की बात करें, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के नेचर की बात करें, तो सबसे पहला नेचर है, अच्छा आप एक बात और है, इसे आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स है, फिर इसके अंदर आप एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहला जो नेचर है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फॉर्म में क्या होता है, फॉर्म में देख, फॉर्म इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है फॉर्म में, मतलब ट्रांसफॉर्म होता है क्या, इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो वही है फॉर्म में देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, मतलब रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में। ठीक है, दूसरा जो इसका नेचर है दैट इज वैल्यू एडिशन। फॉर्म में क्या होता है, देयर इज अ वैल्यू एडिशन, कुछ वैल्यू ऐड होती है ना, हम रॉ मटेरियल लेके चले थे, रॉ मटेरियल में कुछ वैल्यू ऐड हुई, कुछ वैल्यू ऐड हुई और फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट बना, फिर कुछ वैल्यू ऐड हुई, नेक्स्ट प्रोडक्ट बना, फिर कुछ वैल्यू ऐड हुई, तो शायद फिनिश गुड बना। तो देर हर एक एक्टिविटी में, ऑपरेशन की हर एक एक्टिविटी में कुछ वैल्यू ऐड होती है। तो दिस इज द सेकंड फीचर। तीसरा फीचर क्या है फॉर्म का, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, यानी देयर इज सर्टेन गोल, कुछ गोल होता है, उसको उस गोल को अचीव करने के लिए सारा ये प्रोसेस किया जाता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। गोल क्या हो सकता है, गोल हो सकता है कि हमें जो प्रोडक्शन करना है वो इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली करना है, कॉस्ट रिड्यूस करना है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, तो कुछ गोल होता है, तो वही ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है, यानी इफिशिएंसी, क्वालिटी, प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोल करना है, प्लस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, हमारा कस्टमर खुश होना चाहिए। ठीक है, तो गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। अगला जो फीचर है या नेचर है फॉर्म का दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब फॉर्म के अंदर अलग, मतलब दूसरे जो डिसिप्लिन हैं, दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी फॉर्म में मतलब इंक्लूडेड है, उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। जैसे फॉर्म में हम इकोनॉमिक्स का भी कंट्रीब्यूशन है, मतलब फॉर्म में हम दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज को कंबाइन करते हैं, यूज करते हैं। जैसे फॉर्म में हम इकोनॉमिक्स प्लस मैनेजमेंट तो है ही, प्लस इंजीनियरिंग प्लस स्टैटिस्टिक, हम इन सारे सब्जेक्ट की नॉलेज को फॉर्म में यूज करते हैं, गैदर करते हैं, यहाँ पे सब कंबाइन होता है। ठीक है, अगला जो फॉर्म का नेचर है दैट इज इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये कोई वन शॉट प्रोसेस, वन शॉट एक्टिविटी नहीं है कि एक बार प्लानिंग कर ली काम खत्म, नहीं, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, प्लानिंग करना, उसको कंट्रोल करना पूरे स्टेप बाय स्टेप होता है, तो इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो ऑर्गेनाइजेशन में चलता ही रहता है, ऑपरेशन रन कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, एंड अगला क्या है फीचर, इट इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं, तो फॉर्म इज अबाउट डिसीजन मेकिंग, सही तरीका क्या होगा प्रोडक्शन का, प्लानिंग कैसे करेंगे, शेड्यूलिंग कैसे करेंगे, क्वालिटी कैसे करेंगे, इन्वेंट्री के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं। तो फॉर्म इज अबाउट, फॉर्म मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग। अगला जो इसका फीचर है दैट इज कस्टमर फोकस। फॉर्म में किस पे फोकस होता है, कस्टमर पे, क्या कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, कस्टमर की नीड फुलफिल होनी चाहिए। तो ये इसके 7 डिफरेंट क्या थे फीचर्स, फीचर बोलिए, नेचर बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक बोलिए। ठीक है, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की। आगे हम बात करते हैं स्कोप क्या है, ये जो फॉर्म है इसका स्कोप क्या है। स्कोप मतलब होता है कि फॉर्म के तहत, फॉर्म के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, यानी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम क्या क्या पढ़ते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो सबसे पहला है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट की डिजाइन क्या होगी, प्रोडक्ट डेवलप कैसे करेंगे, ये सब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता है।
प्रोसेस डिजाइन एंड सिलेक्शन, यानी प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या प्रोसेस यूज करेंगे, किसके बाद क्या स्टेप होगा, क्या प्रोसेस यूज करेंगे, ये भी प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट होता है। उसमें से बेस्ट प्रोसेस हम सिलेक्ट करेंगे। अगला क्या है, फैसिलिटी, लोकेशन एंड लेआउट। आपका जो प्लांट होगा या जो आपका ऑफिस है उसका लोकेशन क्या होना चाहिए, उसका लेआउट क्या होना चाहिए, ताकि हम कम स्पेस को अच्छे से इफेक्टिवली इफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए। इवन एक चैप्टर है यूनिट सेकंड में आई थिंक, तो वो मैंने डिटेल में पढ़ाया है पूरा। ठीक है, तो ये मतलब फैसिलिटी, लेआउट एंड लोकेशन ये भी फॉर्म का ही पार्ट होता है। अगला जो फॉर्म का स्कोप है दैट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, इसको पीपीसी कहते हैं। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग पूरी प्लानिंग करना प्लस उसे कंट्रोल करना कि हमने जो प्लानिंग की है उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं, तो ये भी फॉर्म का ही पार्ट होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री तो मतलब समझ रहे हैं ना, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, फिनिश गुड, ये सब इन्वेंट्री कहलाता है। ठीक है, तो इन्वेंट्री को प्रॉपरली मैनेज करना, एंड इसी के रिगार्डिंग ये आई थिंक यूनिट थर्ड है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक है, JIT, ABC, EOQ, और भी बहुत सारी टेक्निक है, VED, और भी बहुत सारी टेक्निक है जो आप यूनिट थर्ड में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स है ये भी फॉर्म का पार्ट है, तो ये भी स्कोप में आता है। प्लस क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करना ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसी के रिगार्डिंग मैनेज करना, क्वालिटी कंट्रोल करना, ये सब भी फॉर्म का ही पार्ट होता है। ठीक है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। ठीक है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जो भी मशीनरी, जो भी इक्विपमेंट वगैरह यूज किए जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, उनका प्रॉपर मेंटेनेंस तो बहुत जरूरी है। मशीनरी खराब हो गई या मशीनरी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो पूरा प्रोडक्शन मतलब बहुत वेस्टेज होगी और प्रोडक्शन पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा मेंटेनेंस मैनेजमेंट जो होता है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फॉर्म। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये आपकी यूनिट 4 है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ठीक है, फॉर्म में आपका फोर्थ यूनिट है, सप्लाई चेन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सप्लाई चेन मतलब जो आपका प्रोडक्ट बन गया है वो किस तरीके से कस्टमर, क्या प्रोसेस, क्या चेन फॉलो करके कस्टमर के पास तक पहुंच रहा है, उसको प्रॉपर मैनेज करना, ये भी फॉर्म का पार्ट है। तो फॉर्म के स्कोप की मैं बात करूं तो इसका बहुत वाइडर स्कोप है। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या, इसमें क्या आता है, फ्लो ऑफ गुड फ्रॉम सप्लायर टू कस्टमर, सप्लायर से कस्टमर तक क्या फ्लो ऑफ गुड है, दैट इज पार्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंड ये भी फॉर्म का स्कोप है। अगला क्या है, कैपेसिटी प्लानिंग, यानी फैक्ट्री में प्रोडक्शन की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, अभी क्या है, इसके रिगार्डिंग पूरी प्लानिंग करना, ताकि कस्टमर की डिमांड, मार्केट की डिमांड मीट हो सके, तो ये सब भी फॉर्म का पार्ट है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट स्कोप्स ऑफ फॉर्म। अब इसका आखिरी पार्ट देखते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन है, पॉइंट वाइज ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आगे हम बात करते हैं रिलेवेंस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्या रिलेवेंस है मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रिलेवेंस है आज के मॉडर्न बिजनेस में। तो आप देख, इतना सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो आप समझ गए होंगे कि बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या है, इट एनहांस इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट है इसकी जो प्रैक्टिसेस या जो इसमें जो बातें बताई गई हैं, इससे प्रोडक्शन की इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा इनहेंस किया जा सकता है। दूसरा क्या है, क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। बहुत सर्कुलर एक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैंने डिटेल में इसमें पढ़ाया है, जो क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। सपोर्ट ग्लोबल कंपटीशन, ग्लोबल कंपटीशन में आप कह लीजिए ग्लोबली आप कंपीट कर पाए, आपकी फर्म कंपीट कर पाए, इसमें भी फॉर्म मदद करता है। इफिशिएंट ऑपरेशन होगा तभी तो इंटरनेशनल मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, तो इसमें भी फॉर्म की इंपॉर्टेंस है। अगला क्या है, फैसिलिटेट इनोवेशन, यानी न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी, नया प्रोडक्शन का प्रोसेस, न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, तो ये सब तभी हो पाएगा। ये सब क्या है, ये सब फॉर्म का ही पार्ट है। और आजकल के टाइम में आप जान रहे हैं कि लोग मतलब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट है कि लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, पुराने प्रोडक्ट से बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में आप देखते हैं कि अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो मोबाइल के भी नए नए जो मॉडल्स हैं, नए नए अपग्रेडेशन, या कार की बात करूं, कार के नए नए मॉडल विद न्यू फीचर्स, न्यू कलर, टाइम टू टाइम आते रहते हैं, क्योंकि लोग पुराने से बोर हो जाते हैं। तो ये क्या है, इनोवेशन है ना, ये कुछ नया आ रहा है, कुछ नए फीचर्स के साथ आ रहा है, तो ये फॉर्म इसका मतलब ये फॉर्म की इंपॉर्टेंस है, फॉर्म इसमें मदद करता है। ठीक है, इनेबल फास्टर डिलीवरी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड है, कि फास्टर डिलीवरी में
फॉर्म मदद करता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर्म का पार्ट है। सप्लाई चेन अगर प्रॉपर है, फास्ट है, तो आप फास्टर डिलीवर कर पाएंगे प्रोडक्ट या सर्विसेज कस्टमर को। कॉस्ट रिडक्शन में फॉर्म मदद करता है, जो आजकल बहुत जरूरत है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन में, ठीक है, जो आजकल बहुत जरूरत है। कस्टमर तो कह लीजिए किंग है। सबसे पहले कस्टमर की डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, उसकी जो भी जरूरत है फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी एंड ग्रीन ऑपरेशन, जो मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है, वो इस बात पे भी फोकस करता है कि ग्रीन ऑपरेशन होना चाहिए, इको फ्रेंडली ऑपरेशन होना चाहिए, वेस्टेज कम होनी चाहिए, एंड वेस्टेज हो भी रही है तो इको फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। तो इस बात पे भी फोकस होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्म। ये था प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का मीनिंग, नेचर, स्कोप एंड रिलेवेंस। तो ये था 7 नंबर का क्वेश्चन, आप डिटेल में लिखेंगे, ये इसमें पॉइंट वाइज ऐसे करके डिटेल में लिखेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको ले चलती हूँ अपनी एप्लीकेशन पे, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगी कि जहां पे एमबीए सेकंड सेमेस्टर का मैंने कोर्स बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट 8 डिफरेंट सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट लेक्चर वीडियो, पीवाईक्यू एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, ये पूरा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको अपनी एप्लीकेशन पे ले चलती हूँ, कंटेंट दिखाती हूँ। तो दिस इज माय एप्लीकेशन, ये मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन पे इसमें पहला कोर्स ही एमबीए सेकंड का है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, कोर्स के सेक्शन में जाइएगा जहां पे आपको ये कोर्स मिलेगा। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो जो 8 डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, इनके 8 ऐसे मैंने अलग अलग फोल्डर बनाए हुए हैं, ठीक है। 8 ऐसे अलग अलग मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ, आपका चौथा पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस का, ठीक है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपको इवन हर सब्जेक्ट के फोल्डर में आपको 4 अंदर फोल्डर मिलेंगे। एक है नोट्स का, एक है लेक्चर वीडियो का, एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, एक है पीवाईक्यू का, ठीक है। तो 4 आपको इसमें अंदर फोल्डर मिलेंगे। जैसे मैं लेक्चर वीडियो का आपको ओपन करके दिखाती हूँ, तो ये जैसे लेक्चर वीडियो का है, फिर इसमें यूनिट 1, ये यूनिट 1 है, फिर यहाँ से यूनिट 2 आपकी शुरू हो रही है, ठीक है, फिर आपका यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट, बीच में कोई ऐड नहीं है, बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बीच में कोई सेल्फ प्रमोशन नहीं है, सारा कंटेंट आपको एक साथ एक जगह मिल जाएगा, जिसे आप पढ़ के अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। आप लोगों की मई में 8 ऑफ मई से आपके एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ये कोर्स आप एक बार रेफर कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने कोई कोर्स वगैरह नहीं लिया है एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप ये कोर्स रेफर कर सकते हैं, ठीक है। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्जाम था तो भी मैं कोर्स लेके आई थी, बहुत सारे बच्चे इनरोल हुए थे, एग्जाम की तैयारी की थी, करवाई थी मैंने, ठीक है, एंड उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। तो स्पेशली उन्हीं की रिक्वेस्ट पे अब मैं एमबीए सेकंड सेमेस्टर का ये कोर्स लेके आई हूँ, ठीक है, जो आप रेफर कर सकते हैं एंड अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो और कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज। अगला क्वेश्चन है कि जो सर्विसेज हैं उसकी आपको फीचर बताने हैं, एंड एक्सप्लेन हाउ दे इन्फ्लुएंस द सर्विस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडिया। ये जो फीचर है, सर्विसेज के कुछ फीचर आपको बताने हैं, एंड इन फीचर के कारण जो सर्विस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है इंडिया में, उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, ये आपको बताना है, ठीक है, कैसे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा वो मतलब सर्विसेज जो होती हैं उसके फीचर, ठीक है। तो देखिए प्रोडक्ट अलग होता है, या गुड्स कह लीजिए, गुड्स अलग है, सर्विसेज अलग है। जो कंपनीज होती है ना, वो या तो कंपनी या कह लीजिए कोई भी फर्म होती है, या तो वो गुड्स बेस्ड होती है, प्रोडक्ट बेस्ड होती है, नहीं तो सर्विस बेस्ड होती है। मतलब या तो वहां पे प्रोडक्ट बन रहा होता है, नहीं तो सर्विस रेंडर कर रही होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई आपके कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। जबकि हम किसी होटल की बात करें, किसी हॉस्पिटल की बात करें, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात करें, एयरलाइंस की बात करें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, यहाँ पे ये सब क्या है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो सर्विस अलग है, प्रोडक्ट अलग है। तो यहाँ पे आपको सर्विसेज के फीचर्स पूछ रहा है, तो वही मैं लिखा है, सर्विस डिफर करता है फंडामेंटली फ्रॉम गुड्स, ठीक है। और सर्विस के मैं फीचर की बात करूं तो सबसे पहला जो फीचर है सर्विस का, दैट इज इंटेंजिबिलिटी। सर्विस को आप छू नहीं सकते, ठीक है, ये इंटेंजिबल है ना, सर्विस का कोई फिजिकल फॉर्म होता है नहीं, इट कैन नॉट बी सीन टच, इसको टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ठीक है। सर्विसेज एक्सपीरियंस की जा सकती है,
सर्विसेज को हम फील करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, सर्विसेज को छू नहीं सकते, सर्विसेज को देख नहीं सकते। तो वही है, सर्विसेज आर एक्सपेरिमेंटल, ये पहला फीचर हुआ। सर्विसेज जो होती है एक्सपीरियंशियल होती है, एक्सपीरियंस कर सकता है कस्टमर, ठीक है, एंड सर्विसेज को इवेलुएट कर सकता है ओनली आफ्टर द परचेज। जब हमने वो सर्विस अवेल कर ली उसके बाद ही हम उसको इवेलुएट कर सकते हैं कि सर्विस कैसी थी, ठीक है। तो ये इसका पहला फीचर है। अब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सर्विस का ये जो फीचर है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सर्विस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे। तो क्योंकि सर्विस हम क्या है पहले से हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो इसलिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है सर्विस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो इंडिया में है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि उसी की वजह से जो फर्म्स होती है वो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है किस पे, ब्रांडिंग पे, रेपुटेशन पे, वर्ड ऑफ माउथ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती है। यूज ऑफ फिजिकल, इसीलिए जो फर्म्स होती है वो फिजिकल एविडेंसेस, मतलब जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सराउंडिंग को, इसको फिजिकल एविडेंस कहते हैं ना, उसकी सराउंडिंग बहुत अच्छी रखती है, क्लीन प्रेमाइसेस रखेंगे, यूनिफॉर्म रहेगी, जितने एम्प्लॉयज होंगे उनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म रहेगी, एक डिजिटल इंटरफेस होगा, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल इसमें लिखे हैं। तो ये फिजिकल एविडेंसेस बहुत मैटर करते हैं सर्विस में, तो इसीलिए फर्म जो है इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं। प्लस कस्टमर का रिव्यू, कस्टमर की रेटिंग क्या है, इन बातों पे भी आपने देखा होगा अब बहुत ज्यादा फोकस होता है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इनटेंजिबिलिटी ऑफ सर्विस। दूसरा जो फीचर है सर्विस का दैट इज इनसेपरेबिलिटी, यानी सर्विस को आप सेपरेट नहीं कर सकते। किससे सेपरेट नहीं कर सकते, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन अकर टुगेदर, ठीक है, मतलब अभी प्रोडक्शन हुआ है तो अभी कंजप्शन होगा, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे सपोज करिए मेरी कोई ऑफलाइन क्लास है, तो मैं प्रोडक्शन मतलब मैं पढ़ा रही हूँ और बच्चे उसको स्टूडेंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन क्या है, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं कि मैं पढ़ा दूं उसके बाद वो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद कंज्यूम करे, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो इट कैन नॉट बी, ये सेपरेबल नहीं है, इसे सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब सर्विसेज आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, ऐसे ट्रांसपोर्ट के केस में प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली ना, तो वही है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि बहुत ज्यादा हेवी फोकस किया जाता है एम्प्लॉय की ट्रेनिंग पे, जो ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जैसे एक बात करें, होटल की बात करते हैं, होटल में भी तो आप जाते हैं रिसेप्शन पे, हॉस्पिटैलिटी आप देखते हैं बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से वहां के जो एम्प्लॉयज हैं आपको ग्रीट करते हैं, क्या आपका वेलकम करते हैं, तो ये सब क्या है, ये सब मतलब प्रोडक्शन एंड कंजप्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है। क्या इसको स्टोर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो इसी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हैवी फोकस करती है आज के टाइम की कंपनी एम्प्लॉय ट्रेनिंग पे, बिहेवियर पे, फ्रंट लाइन जो स्टाफ है उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, स्पेशली बैंकिंग के केस में या जहां पे भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, बैंकिंग हो, हॉस्पिटल हो, होटल हो, वहां पे आपने देखा होगा फ्रंट डेस्क के जो एम्प्लॉयज है रिसेप्शन की, वो बहुत ही अच्छे से अपने कस्टमर को ग्रीट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एंड इसी की वजह से सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई है, बहुत जगह आपको ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेगा, एटीएम वगैरह आपने देखा है, या बहुत सारे वो वेंडिंग मशीन वगैरह देखा है, तो वो इसीलिए। आगे बात करते हैं, तीसरा जो फीचर है सर्विस का दैट इज हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का क्या मतलब है, वेरिएबिलिटी इन सर्विस क्वालिटी, यानी सर्विस क्वालिटी में अंतर भी होता है, डिपेंड अपॉन द कस्टमर, डिपेंड अपॉन द एम्प्लॉय, ठीक है। जो सर्विस प्रोवाइडर है इसमें अंतर होता है ना, हर होटल की सर्विस क्या बराबर है, नहीं, या हर कस्टमर को जो सर्विस मिल रही है क्या वो बराबर है, नहीं। तो सर्विस में देयर इज अ हेट्रोजेनिटी, जबकि आपने प्रोडक्ट में देखा होगा एक ही टाइप का प्रोडक्ट है ना, जैसे कोई एक्स प्रोडक्ट या कोई मोबाइल है पर्टिकुलर कंपनी का, पर्टिकुलर मॉडल आपने बाय किया है, तो आप बाय करें या मिस्टर एक्स को ही बाय करें, दोनों का प्रोडक्ट सेम हुआ ना। बट यही हम सर्विस के लिए जाते हैं, तो हम शायद जो एम्प्लॉय हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो अगर चेंज हो जाए तो सर्विस क्वालिटी भी चेंज हो जाती है, तो वही हेट्रोजेनिटी होती है, वेरिएबिलिटी एंड सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू प्रोवाइडर, अकॉर्डिंग टू किस टाइम पे हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कस्टमर। तो इसीलिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा कि सर्विस मैनेजमेंट में स्टैंडर्डाइजेशन पे बहुत फोकस हुआ, एसओपीस मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो सबको फॉलो करना है, इस पे फोकस हुआ। जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनका परफॉर्मेंस मॉनिटर करना, ठीक है। एंड अब टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा, जैसे सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड चीजें ऑटोमेट की गई, ठीक है। चौथा जो फीचर होता है सर्विस का दैट इज पेरिशेबिलिटी। पेरिशेबल मतलब क्या होता है, इट कैन नॉट बी स्टोर, इसे स्टोर नहीं किया जा सकता है। सर्विस कैन नॉट बी इन्वेंटराइज, सर्विस को इन्वेंटराइज करके कहीं स्टोर नहीं कर सकते हैं। अनयूज कैपेसिटी इज लॉस्ट, जो अनयूज कैपेसिटी है वो लॉस्ट हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई ट्रेन है, अगर उसकी सीट, कोई पर्टिकुलर सीट पे कोई बुकिंग नहीं है,
तो ऐसा नहीं है कि उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, वो तो लॉस्ट हो गई ना। ट्रेन अगर यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की, अगर उसका 2 सीटें खाली रह गई, कोई बुकिंग ही नहीं मिली, तो वो क्या है, लॉस्ट हो गई ना वो सर्विस, वो लॉस्ट हो गई। ऐसी एयरलाइन में कोई 2 सीट खाली है तो इसीलिए आपने देखा होगा जो टिकट प्राइस है वो वेरी करती है। लास्ट मिनट की टिकट प्राइस क्या होती है, सस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि बस मतलब जो सर्विस है वो बस प्रोवाइड करने ही, मतलब वो शुरू होने वाली है, तो लास्ट मिनट में मतलब उन्हें अपनी वो सीट फिल करनी है, अदरवाइज इट विल गेट लॉस्ट, ये तो खत्म हो जाएगी वो। तो वही है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यूज ऑफ डिमांड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। इसीलिए डिमांड मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का बहुत यूज होता है। ठीक है, डिमांड के अकॉर्डिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं कि आखिरी मोमेंट पे सीट हमारी भर जाए, भले ही कम टिकट, मतलब प्राइस भले ही टिकट की कम रहे, लेकिन भर जाए ताकि लॉस ना हो। ठीक है, इसीलिए डायनेमिक प्राइसेस होती हैं एयरलाइन होटल में। पीक लोड प्राइसिंग एंड ऑफ पीक ऑफर, यानी अगर पीक टाइम नहीं है तो ऑफर दिए जाते हैं, चीजें टिकट वगैरह सस्ते हो जाते हैं, लेकिन अगर पीक टाइम है तो प्राइसेस हाई हो जाती हैं। ठीक है, तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। अगला जो है फीचर सर्विसेज का, दैट इज लैक ऑफ ओनरशिप। सर्विस के केस में कोई ओनरशिप नहीं मिलती है, हम केवल वो सर्विस अवेल करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, फील करते हैं, वो चीज हम उसके ओनर नहीं बन जाते हैं। जैसे अगर हमने टैक्सी सर्विस ली, हम यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किए, तो हम टैक्सी के ओनर नहीं हो जाते हैं, हमने केवल एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ली। हम होटल में रुके हैं, ठीक है, तो हमने वहां की सर्विस अवेल की, हमारा वो मतलब होटल नहीं हो जाएगा या वो कमरा नहीं हो जाएगा। तो वही है, कस्टमर ओनली गेट एक्सेस टू एक्सपीरियंस, नॉट ओनरशिप। ओनरशिप नहीं मिलती है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फैक्शन पे ज्यादा फोकस होता है, रादर देन प्रोडक्ट पे छोड़ के कस्टमर का एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए शेयर्ड इकोनॉमी मॉडल पे ज्यादा मतलब फोकस हो रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप मार्केटिंग, लॉयल्टी प्रोग्राम, इन सब पे ज्यादा फोकस हो रहा है। ठीक, तो ये सारी बातें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विस एंड इस सर्विस का सब, ये जो इस फीचर है उसका सर्विस मैनेजमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, ये सब आप डिटेल में लिखेंगे। तो हम इस सारी बातों से कंक्लूड कर सकते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा सर्विस मैनेजमेंट पे। सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ा कि कस्टमर, एक सेकेंड, सबसे पहला इम्पैक्ट ये पड़ा कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच हो गया, यानी कस्टमर जो है सेंट्रिक अप्रोच, यानी कस्टमर मेन फोकस है, कस्टमर इज किंग, कस्टमर को ध्यान में रख के सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। दूसरा क्या ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ा, टेक्नोलॉजी अडॉप्टमेंट, यानी अब बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने में टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा रोल अब बढ़ गया है। पेमेंट वगैरह करने के लिए इजी तरीके यूज किए जाते हैं ताकि कस्टमर को दिक्कत ना हो। ह्यूमन रिसोर्स फोकस, यानी जो एम्प्लॉय है हमारे पास, उनको बहुत ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कस्टमर को जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे, कस्टमर सेटिस्फाइड रहे। तो ट्रेनिंग वगैरह पे फोकस बढ़ गया है। डिमांड एंड कैपेसिटी मैनेजमेंट, क्योंकि सर्विसेज जो होती हैं अगर उन्हें कंज्यूम नहीं किया गया तो वो क्या हो जाएंगी, लॉस हो जाएंगी। तो इसलिए डिमांड सप्लाई को ध्यान में रख के प्रॉपर मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नुकसान होगा। अगला क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम, यानी क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड की जाए उस पे भी ध्यान मतलब अब दिया जाता है। उसी के लिए क्या होता है, फीडबैक सिस्टम, आपने देखा होगा, आप होटल में जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, ठीक है, या कोई एयरलाइन सर्विसेज वगैरह यूज किया, आपने देखा है फीडबैक सिस्टम, हर जगह आपको रेटिंग करनी होती है, फीडबैक देना होता है। ठीक है, तो ये सब किस लिए है, ताकि सर्विस क्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये सारी बातें आप इसमें डिटेल में लिखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, डिटेल में मैंने बताया है, इसमें जो जो याद रहेगा आपको आपको लिखना है, अच्छे से लिखना है। ये सारे पॉइंट लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का तीसरा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन करने हैं इसमें आपको। तीसरा क्वेश्चन यूनिट थर्ड से है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन एनी 3 इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक विद सूटेबल एग्जाम्पल। 3 इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक बतानी है। ठीक है, तो 3 इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, एक ईओक्यू बता लीजिएगा। ईओक्यू इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ठीक है, नहीं एबीसी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नहीं, ये तो कॉस्ट अकाउंटिंग में है। एबीसी एक दूसरी टेक्निक है, उसको कहते हैं ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, एंड एक जेआईटी, जस्ट इन टाइम, जापानीज टेक्निक है। ये 3 इजी टेक्निक है, नहीं तो बीईडी भी बता सकते हैं, बहुत सारी है, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में डिटेल में पढ़ाया हुआ है उस कोर्स में। ठीक है, इनमें से जो टेक्निक आपको इजी लगे, आसान लगे, ठीक है, जिसमें आप कुछ ग्राफ बना पाए, जिसमें कुछ फॉर्मूला लिख पाए, ठीक है, वो आप बनाइएगा। अच्छा, एग्जाम में कोशिश करनी चाहिए कि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें कुछ ग्राफ वगैरह आते हैं, कुछ फ्लो डायग्राम आते हैं, कुछ फॉर्मूले वगैरह है, तो भले ही पूछा जाए ना पूछा जाए, आप उसमें जरूर लिखिएगा।
एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। चलिए बात करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक की। तो इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली क्या है, ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन रहे। ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री बहुत ज्यादा भी नहीं रहे, इन्वेंट्री बहुत कम भी ना रहे। ठीक है, इन्वेंट्री मतलब समझ रहे हैं ना, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड, इसको इन्वेंट्री कहते हैं। देखिए इन्वेंट्री बहुत ज्यादा रहेगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो क्या होगा, अननेसेसरी पैसा ब्लॉक हो रहा है आपका। ठीक है, प्लस उस इन्वेंट्री को अच्छे से भी रखना है, ऐसा ना हो आउटडेटेड हो जाए, चोरी हो जाए, ठीक है, या खराब हो जाए। तो बहुत ज्यादा भी नहीं रखना है, बहुत कम भी नहीं रखना है। कम रखेंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन रुक सकता है, प्रोडक्शन चल रहा है, इन्वेंट्री की जरूरत है और इन्वेंट्री है ही नहीं स्टोर में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेंट्री मेंटेन करना है। तो उसी के लिए कुछ टेक्निक बताई गई है, तो वही हमें इसमें लिखना है। सबसे पहली टेक्निक है ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो देखिए नाम क्या है, ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी वो ऑर्डर क्वांटिटी। देखिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी यानी वो ऑर्डर क्वांटिटी, यानी एक बार में हम उतने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करें जो हमें क्या पड़े, जो हमें इकोनॉमिकल पड़े, सस्ता पड़े। दैट इज कॉल्ड ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में कोशिश क्या रहती है कि जो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट है वो क्या है, मिनिमम। देखिए कॉस्ट का हमेशा फोकस होता है कि कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो ईओक्यू वो ऑर्डर लेवल होता है, वो क्वांटिटी ऑर्डर करना जिसमें क्या पड़े, कॉस्ट क्या पड़े, मिनिमम पड़े। ठीक है, एंड कॉस्ट मिनिमम मतलब क्या है, इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम का क्या मतलब है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है, मैंने वैसे डिटेल में ईओक्यू जो टॉपिक पढ़ाया है इसमें कोर्स में, उसमें डिटेल में पढ़ाया, अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। देखिए इन्वेंट्री कॉस्ट में दो कॉस्ट आती है, कौन सी, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग वन ऑर्डर, एक बार ऑर्डर प्लेस करने में जो खर्चा आता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है, द कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट ऑफ इन्वेंट्री, एक यूनिट इन्वेंट्री को कैरी करने में जो खर्चा आता है उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट। और इन दोनों का जो सम होता है उसको कहते हैं टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो हमेशा कोशिश होती है कि ये क्या हो, मिनिमम हो, कम से कम हो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है, तो वही है। देखिए अगर हम बार बार ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ऑर्डर प्लेस करेंगे बार बार तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी। और अगर हम एक बार में ज्यादा इन्वेंट्री मंगा लेंगे तो कैरिंग कॉस्ट ज्यादा आएगी, यानी इन्वेंट्री को होल्ड करने का खर्चा ज्यादा आएगा। तो हमें ऐसा एक बार में उतने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना है ताकि जो टोटल आए इन दोनों कॉस्ट का वो मिनिमम आए। ठीक है, एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करिए आपको साल की 100 यूनिट की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 100 यूनिट एक बार में मंगा लीजिए, पूरे साल भर होल्ड करिए, या आपके पास एक ऑप्शन है कि आप 50-50 करके दो बार में मंगा लीजिए, या आपके पास ऑप्शन है कि 25-25 करके चार बार आप ये मंगा लीजिए। ठीक है, एक ऑप्शन है कि 20-20 करके आप 5 बार मंगा लीजिए। ठीक है, अब इस सारे ऑप्शन में से और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, अब इन सारे ऑप्शन में आप वो ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है ईओक्यू का। एंड इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, ईओक्यू इज इक्वल्स टू ये है, √2ab/cs। यहाँ पता है, इसको मैं ये लिख देती हूँ, √2ao/c। मैं एक बार रब करती हूँ कि मैं दोबारा लिख रही हूँ इस फॉर्मूले को। इसका फॉर्मूला है √2ao/c। ठीक है, मैंने बस अल्फाबेट चेंज कर दिया, मैंने बी की जगह ओ लिखा है, सी एस की जगह सी लिखा है। तो ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है, ईओक्यू का फॉर्मूला है √2ao/c। ए क्या है, एनुअल डिमांड, यानी साल भर में कितने यूनिट की डिमांड है। तो यहाँ पे अभी मैंने एग्जाम्पल में बताया ना 100 यूनिट की। ठीक, ओ क्या है, ओ इज द ऑर्डरिंग कॉस्ट, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी एक बार ऑर्डर प्लेस करने में जो खर्चा आ रहा है। ओ, सी क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन यूनिट, एक यूनिट को कैरी करने में जो खर्चा आ रहा है, स्टोर करने में जो खर्चा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सी। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ईओक्यू, आपका ईओक्यू निकल के आ जाएगा। तो आपका सवाल का जवाब निकल के आ जाएगा कि एक बार में आपको कितने यूनिट का ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, तो इस सारी कहानी आप ईओक्यू की इसमें लिखेंगे। ये पहला हुआ। दूसरा क्या है, एबीसी, दूसरी टेक्निक लिखिएगा एबीसी। एबीसी इज ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें क्या होता है, जो इन्वेंट्रीज होती है उनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी के आइटम जो होते हैं बहुत ही हाई वैल्यू आइटम होते हैं, महंगे आइटम, क्रिटिकल आइटम।
इम्पोर्टेंट आइटम, क्रिटिकल आइटम, महंगी आइटम, ए कैटेगरी। सी कैटेगरी के जो क्वांटिटी में ज्यादा है, इतने ज्यादा महंगी नहीं है और इतने ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं है, वो सी कैटेगरी के। और बी कैटेगरी इन दोनों के बीच का। तो बस यही है एबीसी। ठीक है, देखिए मैंने लिखा है। ए कैटेगरी के आइटम क्या है? हाई वैल्यू आइटम जो लो क्वांटिटी में आप अपने स्टोर में रखते हैं। सी कैटेगरी जिनकी वैल्यू बहुत हाई नहीं है, उनका ज्यादा क्वांटिटी में आप रख सकते हैं जैसे, और इनको बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नहीं चाहिए होती है। जबकि जो ए कैटेगरी के आइटम है, इनको टाइट कंट्रोलिंग चाहिए होती है, मतलब आपको पूरा ध्यान रखना होता है ए कैटेगरी के आइटम में और बी कैटेगरी के इन दोनों के बीच में। ठीक है, जैसे ए कैटेगरी के आइटम की बात करें तो जैसे अगर कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो इंजन का पार्ट है वो ए कैटेगरी का है। सी कैटेगरी में क्या आएगा? नट बोल्ट वगैरह आएगा। बी कैटेगरी में क्या आएगा? बैटरी वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये ए बी सी ऐसे डिवाइड करते हैं। तीसरी जो टेक्निक है, ये जापानीज टेक्निक है, इसका नाम है जस्ट इन टाइम। नाम से ही समझ में आ रहा है, जस्ट इन टाइम यानी जब जरूरत हो तभी इन्वेंट्री मंगाओ। दैट इज जस्ट इन टाइम। अपने पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री पहले से होल्ड करके मत रखो, जब जरूरत हो तभी पीछे से सप्लायर से इन्वेंट्री मंगाओ। लेकिन इसके लिए सप्लायर से आपके टर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए, आपका सप्लायर अच्छा होना चाहिए, जो जब आप उससे सामान मांगे वो आपको सप्लाई कर दे। तो दैट इज जस्ट इन टाइम। तो इसमें कह रहा है कि इन्वेंट्री को परचेज या प्रोड्यूस करें ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तभी करें, स्टोर करके मत रखें लार्ज क्वांटिटी में। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका बर्गर किंग, मैकडोनल्ड। क्या वो पहले से बना के रखते हैं? नहीं, वो प्रोडक्शन तभी करते हैं जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। ठीक है, एंड क्या उनके पास जो ब्रेड्स वगैरह हैं, ठीक है, या जो पिज्जा का जो बेस वगैरह है, क्या वो पहले से बना, मतलब क्या वो बहुत ज्यादा पहले से स्टोर करते हैं? नहीं, वो पीछे से सप्लायर से मंगाते हैं, एक दिन के जो भी रिक्वायरमेंट है वो, बहुत ज्यादा पहले से मंगा के नहीं रखते। और जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तब वो बनाते हैं, पहले से बना के नहीं रखते। ठीक है, तो ये क्या है? जस्ट इन टाइम। इससे क्या होगा? इन्वेंट्री होल्डिंग मिनिमाइज होगी। ठीक है, बट इसके लिए सप्लायर से स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है। ठीक, एग्जाम्पल पढ़ लीजिए इसके, और इसके बहुत बेनिफिट हैं। इससे स्टोरेज एंड होल्डिंग कॉस्ट कम होगी, वेस्टेज कम होगी, ऑब्सोलेंस कम होगी। ठीक है, तो ये सारे इसके फायदे हैं। ओके, तो आई होप मैंने जो पढ़ाया है आज आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ। अगले लेक्चर में हम यूनिट बी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अगले लेक्चर में हम वहां से स्टार्ट करेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो मैंने जितना पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, और जो मैंने कोर्स आपको सजेस्ट किया है वो आप एक बार रेफर कर सकते हैं। कोई डाउट वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। राइट, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।